वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस में जनरली हम लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें बतानी होती हैं। सबसे पहला, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो वहाँ पे हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मीन्स नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। और दूसरा उसका बताना होता है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी बताने के लिए हम लोगों को फैराडे लॉ यूज करना होता है, और प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स होंगे जिनको डिस्कस करना है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट का नेचर भी डिस्कस करेंगे और उसकी क्वांटिटी कितनी हमको यहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, और उसके बाद इसके प्रोडक्ट और क्वांटिटी पे आएंगे। सो इलेक्ट्रोलिसिस इज़ व्हाट? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट by the passing of electricity through its aqueous solution और molten state। मीन्स यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उसका या तो हम लोग यूज कर लेते हैं एक्वस सोल्यूशन, या फिर इस इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग मॉल्टेन स्टेट में यूज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर होंगे जिनके ऊपर इस प्रोडक्ट का नेचर डिपेंड करता है, जिसमें दो तीन फैक्टर हैं। उसमें पहला होता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, मीन्स किस इलेक्ट्रोड को हम लोग यूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, उसका नेचर। और दूसरा है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो प्रोडक्ट आएगा वो अलग अलग आता है। और थर्ड वन है कि जो हम सोल्यूशन यूज करेंगे उसका कंसंट्रेशन क्या यूज करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के ऊपर भी इस प्रोडक्ट का जो नेचर होगा वो डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोलिसिस में जनरली हो क्या रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हो किसी भी सोल्यूशन के अंदर। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर लेंगे और इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी भी सोर्स के साथ, और यहाँ पे पास कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो जिसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं उसको जनरली कहते हैं एनोड, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कैथोड। मीन्स यहाँ पे जो भी आयंस जनरेट होंगे उन आयंस का जो पॉजिटिव पोर्शन होगा, मीन्स पॉजिटिव आयन, उसको आपको कैथोड की तरफ भेजना होता है, और जो नेगेटिव पार्ट होता है उसी को एनोड की तरफ भेजना होता है। तो यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन यूज करेंगे तो कौन कौन सा आयन जनरेट होगा और कौन किस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाएगा, उसी का डिस्कशन हम लोग इस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और उसके बाद फिर क्वांटिटी पे आएंगे। तो अभी आपने बताया कि जो इलेक्ट्रोड का नेचर है वो प्रोडक्ट के नेचर को डिफाइन करता है। तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो जनरली दो टाइप का यूज करते हैं। वो या तो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है या फिर वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है। तो जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो उसमें जनरली यूज करते हैं हम लोग या तो ग्रेफाइट या फिर हम लोग यूज करते हैं प्लेटिनम। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे प्रॉब्लम पूछता है इसी प्लेटिनम के ऊपर। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को यूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास की जाएगी। अब इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को जब हम यूज करते हैं या फिर किसी भी इनर्ट इलेक्ट्रोड को, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हम कैसा यूज करते हैं वो भी एक फैक्टर है जो प्रोडक्ट को डिफाइन करेगा, जिसमें हम लोग या तो इलेक्ट्रोलाइट को यूज करेंगे मॉल्टेन स्टेट में, या फिर उसका हम लोग यूज कर लेते हैं एक्वस सोल्यूशन। तो इन दोनों केस में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सबसे पहले हमको इसी को डिस्कस करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले लेते हैं मॉल्टेन स्टेट में, और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे बाय यूजिंग एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या आएगा उसी का डिस्कशन करना है। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे यूज कर लिया NaCl मोल्टेन, और बस ये प्रोडक्ट नहीं पूछेंगे, कैथोड और एनोड पे क्या मिलेगा ये पूछेंगे, यानी उसको डिफाइन भी करना होगा कौन सा प्रोडक्ट किस इलेक्ट्रोड पे आएगा। तो चलिए NaCl मोल्टेन हमने ले लिया, तो NaCl यहाँ पे डिसोसिएट होगा and it is converted into Na plus and Cl minus। अब यहाँ पे आपके पास कोई थर्ड आयन है नहीं, there are only two ions present into the molten state of NaCl। तो इसी में से एक को डिस्चार्ज करना होगा आपको कैथोड के ऊपर और एक को एनोड के ऊपर।
तो कैथोड पे अभी आपने बताया कि हमेशा जो पॉजिटिव पार्ट वाला होगा वो इंटरेक्ट होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड और एनोड का जो टर्मिनल होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अपोजिट होता है, यानी कैथोड नेगेटिवली चार्ज होगा, इसलिए पॉजिटिव पार्ट को इंटरेक्ट करेगा। तो एट कैथोड यहाँ पे क्या होगा, जो सोडियम प्लस है वो इंटरेक्ट होगा और सोडियम प्लस बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू सोडियम सॉलिड। सेम ऐसे ही एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जाएगा इसका नेगेटिव पार्ट एंड 2Cl माइनस चेंज इनटू क्लोरीन गैस आफ्टर रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपको दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे, जिसमें सोडियम मेटल आपको मिल जाता है कैथोड के ऊपर एंड क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड ओवर एनोड। तो ये इसके दो प्रोडक्ट हो गए। तो जब कोई भी मटेरियल मॉल्टेन स्टेट में लिया जाएगा तो वहाँ पे केवल दो ही प्रोडक्ट आता है, वो उसके जो दो आयंस होंगे उनके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। तो अभी इस पे एग्जांपल हम और एक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने दूसरा कोई एग्जांपल ले लिया और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका अगर हम मॉल्टेन स्टेट में लिए तो क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा एंड गिव मैग्नीशियम 2+ एंड OH माइनस। अब इसमें से कैथोड पे क्या होगा, मैग्नीशियम चला जाएगा एंड मैग्नीशियम 2+ बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम सॉलिड। और एनोड पे ये OH वाला पार्ट जाएगा और OH माइनस चेंज होता है ऑक्सीजन गैस में एलॉन्ग विद वाटर, इसलिए इसका हमेशा हम 4 मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं और ये रिलीज़ कर देगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो मैग्नीशियम होगा एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड। तो जब कभी भी आपको कहीं पे डिस्चार्ज कराना होगा हाइड्रोक्सिल आयन को, तो हमेशा आपको प्रोडक्ट में ऑक्सीजन गैस ही बनाना है। चलिए, तो ये तो हो गया मोल्टेन स्टेट। अब चलिए इसी इनर्ट इलेक्ट्रोड को हम लोग यूज करेंगे, लेकिन हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा वो एक्वस होगा। तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या आएगा। तो अभी हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है और हमने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले लिया एक्वस। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं NaCl एक्वस का, तो NaCl एक्वस का मतलब है NaCl को हमने डिप किया हुआ है वाटर के अंदर। तो यहाँ पे वाटर भी डिसोसिएट होगा और NaCl भी डिसोसिएट होगा। तो जब NaCl डिसोसिएट होगा तो ये कन्वर्ट होगा Na+ एंड Cl- में, और जब वाटर डिसोसिएट होगा तो इट गिव H+ एंड OH-। तो यहाँ पे कैटायन और एनायन दोनों 2-2 नंबर में प्रेजेंट हैं। तो अब अगर रिएक्शन आपको लिखना होगा एट कैथोड, तो कैथोड पे यहाँ पे मूव करने वाला सोडियम प्लस भी होगा और H+ भी होगा, लेकिन इन दोनों में से केवल एक यहाँ पे जाके डिस्चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्ज होने के लिए इनको चाहिए होता है एक पोटेंशियल, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। और डिस्चार्ज पोटेंशियल जिस आयन का जितना कम होता है उसका उतना ही ईजिली डिस्चार्ज हो जाता है उस इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो अगर यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि Na+ और H+ में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है या कौन ईजिली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आपको देखना होगा एक सीरीज़। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ तो जैसे जैसे आप अप टू डाउन चलोगे जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल तो मेटल आसानी से डिस्चार्ज हो जाएगा। मीन्स अगर दो आप मेटल यूज करते हो तो जो नीचे वाला मेटल होता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, इसलिए वो ईजिली डिस्चार्ज हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में कुछ मेटल्स जो यूज किए गए थे उनका ऑर्डर ये है, ये ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, इसलिए जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आप चलोगे इनका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, ये डिस्चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा, इसलिए इधर से इधर मूव करने पे जो मेटल होगा वो
ईजिली डिस्चार्ज होगा। तो इसी बेस पे हम लोगों को प्रोडक्ट लिखना है। तो आइए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो कैथोड पे सोडियम प्लस और H प्लस जा रहा है। सोडियम प्लस यहाँ प्रेजेंट है, H प्लस उसके नीचे प्रेजेंट होगा, इसलिए H प्लस को यहाँ पे डिस्चार्ज कर देना है। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। सेम ऐसे ही एनोड पे भी इस तरीके से 2 नेगेटिव आयंस मूव करेंगे और इसमें से कोई एक डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एनायन के लिए डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का जो ऑर्डर होगा वो इस तरीके से है। तो इसमें जो क्लोराइड आयन है इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे कम है, मतलब ये सबसे आसानी से डिस्चार्ज होने वाला है। तो सबसे इजीली डिस्चार्ज होगा क्लोराइड आयन, फिर ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरीके से आपको ऑर्डर फॉलो करना है। मीन्स जैसे से इधर आप मूव कर रहे हो तो यहाँ पे डिस्चार्ज पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मेटल को डिस्चार्ज होने में उतनी ही क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्टी हो जाएगी। मीन्स इधर वाला आपको पहले डिस्चार्ज करना होगा। तो चलिए अब यहाँ पे Cl माइनस और OH माइनस मूव करेंगे एनोड पे, तो Cl माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, मतलब इसी को डिस्चार्ज करा देना है। तो एट एनोड आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, Cl माइनस 2 चेंज हो जाएगा क्लोरीन गैस में बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक प्रोडक्ट मिल गया हाइड्रोजन गैस, एक प्रोडक्ट मिल गया क्लोरीन गैस। इसके अलावा अब सॉल्यूशन के अंदर बच गया Na प्लस और OH माइनस, जो दोनों आपस में कंबाइन होके बना लेते हैं NaOH एक्वस। तो सॉल्यूशन में ये NaOH आपको मिलेगा, एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिल जाएगा और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट लिखना होता है। चलिए इसका कोई दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोग को AgNO3 का कराना है इलेक्ट्रोलिसिस बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो बताना है प्रोडक्ट क्या आएगा, और इसको हमने लिया हुआ है एक्वस कंडीशन में। तो चलिए AgNO3 को सबसे पहले डिसोसिएट कराएंगे, तो बनाएगा ये Ag प्लस एंड NO3 माइनस, और एक्वस है इसलिए वाटर भी यहाँ प्रेजेंट होगा, इसका डिसोसिएशन होगा तो बनेगा H प्लस एंड OH माइनस। अब ये 2 कैटायन हैं जो मूव करेंगे एट कैथोड। तो एट कैथोड इन दोनों में डिस्चार्ज कौन होगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे प्रेजेंट होगा। तो आउट ऑफ सिल्वर एंड H प्लस, सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, इसलिए इसका डिस्चार्ज आसानी से होगा। दैट्स वाई सिल्वर प्लस बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू सिल्वर सॉलिड। सेम ऐसे ही एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे भी 2 आयंस मूव करेंगे एंड आउट ऑफ OH माइनस एंड NO3, जो OH है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को OH को डिस्चार्ज करना है। तो 4 OH माइनस चेंज इनटू ऑक्सीजन गैस एंड 2 वाटर बाय रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमको यहाँ पे कैथोड पे सिल्वर मिलेगा और एनोड पे ऑक्सीजन गैस व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3 इज कैरीड आउट बाय यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो जब हम एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे बाय यूजिंग द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो प्रोडक्ट क्या होगा, ये आपके लिए प्रॉब्लम है, इसको आप डिस्कस कर सकते हो। आप कमेंट में इसका आंसर मुझे बता सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, और अब हम लोग यूज करेंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड, और उस कंडीशन में प्रोडक्ट क्या आएगा उसको डिस्कस करना है। तो जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे निकल यूज कर लिया, कॉपर यूज कर लिया, जिंक यूज कर लेते हैं, सिल्वर यूज कर लेते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रोड आप यूज कर सकते हो। तो व्हेन एक्टिव इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस देन मेटल डिस्चार्ज एट कैथोड and at anode it is dissolved into the solution in the form of metallic ion। मीन्स इस कंडीशन में क्या होगा,
आप कोई भी जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन यूज कर रहे होगे उसी का मेटल कैथोड के ऊपर भी डिस्चार्ज होगा और एनोड के ऊपर से क्या होगा, वो सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यूज कर लेते हैं ZnCl2। इसके लिए इसमें से कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर लिए हैं। मान लीजिए हमने यूज कर लिया है जिंक। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो ये कन्वर्ट होगा Zn2+ और 2Cl- में। तो इसी में से इस कैटायन को ही आपको यूज करना होता है दोनों कंडीशन में। तो एट कैथोड क्या होगा, जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा एंड कन्वर्टेड इनटू जिंक सॉलिड। मीन्स सोल्यूशन से जिंक जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। और ठीक इसका उल्टा हो जाता है एट एनोड। एनोड पे मेटल जो होगा मीन्स जिंक, ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2+ एक्वस में बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये एक्वस में चला जाता है। इसलिए कंटिन्यूसली मेटल डिपॉजिट होता जाएगा कैथोड पे और एनोड से वो डिज़ोल्व होता जाएगा सोल्यूशन के अंदर। यानी यही रिएक्शन आपको एक्टिव कंडीशन में कराना होता है। जैसे कोई दूसरा एग्जांपल हम लोग यूज कर लें। मान लीजिए हमने यहाँ पे यूज कर लिया CuCl2 और एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है। तो इसी में से Cu को डिस्चार्ज करना है और Cu को ही डिज़ोल्व करना है सोल्यूशन के अंदर। तो एट कैथोड क्या हो जाएगा, Cu2+ बाई गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड। और एनोड पे क्या होगा, Cu सॉलिड चेंज इनटू Cu2+ एक्वस बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम ऐसे आपको प्रोडक्ट बता देना होता है जब आप एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हो या फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड। चलिए अब आगे हम लोगों को चेक करना है कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसका अमाउंट कितना मिलेगा, मीन्स उसकी क्वांटिटी, जिसके लिए यूज करना होगा हम लोगों को फैराडे लॉ। सो फैराडे लॉ इज व्हाट, it is the law which explain the deposition of substances during the process of electrolysis, means how much material deposited over the cathode when electricity is passed through the any electrolytic solution. There are two different laws of the Faraday was given. The first one is Faraday first law, and according to Faraday first law, the amount of the substances deposited or discharged at different electrodes during the process of electricity is directly proportional to the amount of current or charge passes through the solution. मीन्स कोई भी मटेरियल कहीं पे डिपॉजिट होगा या फिर डिस्चार्ज होगा तो उसका जो अमाउंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है चार्ज के, कि हम कितना चार्ज वहाँ पे पास करते हैं। यही फर्स्ट लॉ है। अब आपको पता है कि चार्ज का डायरेक्ट रिलेशन है करंट के साथ, इसलिए जो अमाउंट ऑफ द मटेरियल डिस्चार्ज होगा इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आप करंट भी लिख सकते हो, और ये टाइम के भी प्रोपोर्शन में होगा। जितना ज़्यादा टाइम तक हम करंट को पास करेंगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट आपको मिलेगा। दैट्स वाई द अमाउंट ऑफ मटेरियल इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू द टाइम। तो यहाँ पे हम लोग Q को ही I इंटू टी बोलते हैं, इसलिए जो अमाउंट ऑफ द मटेरियल है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट इनटू टाइम हम लोग कह देते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं Z, तो W इक्वल टू आता है Z इंटू आई इंटू टी, जहाँ पे Z एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज़ व्हाट, it is the amount of substances deposited or discharged at different electrodes when 1 coulomb of charge is passed through the solution for 1 second. जब 1 सेकेंड तक आप 1 कूलाम चार्ज को पास करते हो तो जितना अमाउंट किसी मटेरियल का डिपॉजिट हो जाता है या डिस्चार्ज हो जाता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे Z को हम लोग रिप्लेस करेंगे और Z इक्वल टू होता है M बाई वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500।
तो अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर लें तो जो अमाउंट ऑफ द मटेरियल आपको मिलेगा डिपॉजिटेड ओवर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स वो होगा W इक्वल टू M इंटू I इंटू टी बाई वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500। तो इसी फार्मूले को यूज करके आप अमाउंट ऑफ द मटेरियल डिपॉजिटेड ओवर एनी इलेक्ट्रोड कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये चीज़ कहाँ से आया, अगर इसको समझना है तो अब देख लीजिए, यहाँ पे 1 फैरेड हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लिखते हैं या फिर 1 फैरेड चार्ज, तो इसका मतलब होता है 96500 इतना कूलाम ऑफ चार्ज। तो अगर यहाँ से 1 कूलाम चार्ज आपको लिखना होगा तो 1 इक्विवेलेंट चार्ज को हम लोगों को डिवाइड करना होता है 96500 से, और 1 इक्विवेलेंट चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं E से। तो E बाई 96500, और E हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट चार्ज, इक्विवेलेंट मास कुछ भी होगा, वो होता है हमेशा मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर। तो E की जगह अगर हम मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर यूज कर लेंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ये वैल्यू M बाई 96500 इंटू वैलेंसी फैक्टर। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है वो इसी के बराबर होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये Z की वैल्यू होगी जिसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करें तो एक प्रॉब्लम है जिसमें कह रहा है कि 9650 एम्पियर करंट वो पास कर रहा है NaCl सॉल्यूशन के अंदर फॉर 100 सेकेंड। तो कह रहा है कि फाइंड करो कि इसका कितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो चलिए हम लोगों को डिस्कस करना है यहाँ पे इसका अमाउंट मीन्स W। तो W इक्वल टू लिखेंगे इस सोडियम का एटॉमिक मास। हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे कोई भी मटेरियल देगा, वो चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स दे दे या फिर कोई भी मेटल, हमेशा आपको केवल मेटल को ही यहाँ पे डिपॉजिट करना होता है, उसके नेगेटिव पार्ट से कोई मतलब है नहीं। इसलिए जो यहाँ पे एटॉमिक मास यूज करेंगे हम लोग वो केवल मेटल का होगा, और वैलेंसी फैक्टर भी मेटल का होगा, मीन्स उसका चार्ज। तो यहाँ पे Na इसका एटॉमिक मास 23 होता है, I 9650, टाइम यहाँ पे बोल रखा है 100 सेकेंड, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इसका 1 होता है, और 96500। तो 9650 और 10 ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा आंसर 230 ग्राम। तो 230 ग्राम ये डिपॉजिट हो जाएगा। तो सेम ऐसे एक दूसरा प्रॉब्लम है जिसमें बोल रहा है कि 0.75 एम्पियर करंट हम पास कर रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से फॉर 25 मिनट, और कह रहा है कि इतने टाइम में आप बता दो कितना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। अगर मोलर मास कॉपर का दे दिया है 63.5 ग्राम पर मोल। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। W यहाँ पे भी आपको बताना है, तो W इक्वल टू लिखेंगे कॉपर जिसका मोलर मास बोल रखा है 63.5 इंटू करेंट 0.75 इंटू टाइम 25 मिनट दिया गया है। आपको हमेशा टाइम सेकंड में यूज करना होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 25 इंटू 60 होल डिवाइडेड बाय कॉपर का वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, क्योंकि कॉपर 2+ हम लोग लिखते हैं, इसलिए 2 इंटू 96500। इसे को कैलकुलेट कर दोगे आप, तो कैलकुलेशन के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 0.369 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन करना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फैराडे का सेकेंड लॉ क्या है। तो यहाँ पे W इक्वल टू आपने बताया M इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500 होता है।
अब यही सेम फार्मूला हम दो अलग अलग मेटल के लिए यूज करें तो फार्मूला तो हम यही यूज करेंगे। अब दोनों मेटल के लिए अगर हम करंट का अमाउंट और टाइम फिक्स कर दें, मीन्स दोनों में सेम टाइम तक सेम करंट को हम पास करें, तो वहाँ पे IT और 96500 ये एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। मीन्स वेरी क्या करेगा दोनों मेटल के लिए, ये उसका एटॉमिक मास और वैलेंसी फैक्टर। तो पहले वाले का जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो m बाई वैलेंसी फैक्टर होगा, दूसरे वाले का भी जो अमाउंट होगा डिपॉजिट सेम करंट और सेम टाइम में वो भी उसका मास और वैलेंसी फैक्टर होगा। मास बाई वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। मीन्स ये वाला भी अपने इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग डिपॉजिट हो रहा है और दूसरा वाला भी अपने इक्विवेलेंट वेट के अकॉर्डिंग ही डिपॉजिट होगा। तो यही फैराडे का सेकेंड लॉ है। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज का मतलब यही हो गया कि सेम टाइम तक हम उसको पास कर रहे हैं सेम इलेक्ट्रिसिटी। देन द मास ऑफ द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तीन का सेकेंड लॉ हो गया। अब इसको अगर हम लिखना चाहेंगे मैथमेटिकली तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ मेटल ए डिवाइडेड बाई वेट ऑफ मेटल बी इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। इसी फॉर्मूले को यूज करना है। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए लिखोगे तो क्या लिखोगे, मोलर मास ऑफ ए बाई वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए, और नीचे लिखोगे मोलर मास ऑफ बी बाई वैलेंसी फैक्टर ऑफ बी, या इसको आप लिख सकते हो मोलर मास ऑफ ए इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ बी इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ ए। तो इससे आपको अमाउंट ऑफ ए और अमाउंट ऑफ बी मिल जाएगा। तो चलिए इस पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम बोला है एक कि AgNO3 को और ZnSO4 को एक साथ अरेंज किया गया है सीरीज़ में, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है कुछ टाइम के लिए, और उस टाइम में सिल्वर का 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो जा रहा है। तो कह रहा है सेम टाइम पे जिंक का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा ये आपको बता देना है। तो चलिए इस फार्मूले को हम लोग यूज कर लेते हैं। वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड ओवर वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड इक्वल टू हो जाएगा ये मोलर मास ऑफ सिल्वर इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ जिंक डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ जिंक इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ सिल्वर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो वेट ऑफ सिल्वर दे रखा है 1.45 और वेट ऑफ जिंक आपको बताना है। मोलर मास ऑफ सिल्वर 108 होता है और वैलेंसी फैक्टर जिंक का 2। मोलर मास जिंक का होता है 65.3 इंटू वैलेंसी फैक्टर सिल्वर का होता है 1। इसी को यूज करना है। तो W इक्वल टू आ जाएगा 1.45 इंटू 65.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 108, और जब इसको आप सॉल्व कर देते हो तो आपको अमाउंट मिल जाता है 0.439 ग्राम। तो जिंक का इतना अमाउंट आपको डिपॉजिट होता हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फैराडे लॉ को यूज करके, जहाँ से अमाउंट ऑफ द मटेरियल कितना डिपॉजिट होगा वो हम बता सकते हैं। चलिए इसी बेस्ड एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहे हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ करेंट वाज पास्ड फॉर 5 hours थ्रू 2 इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज। द फर्स्ट सेल कंटेन AuCl3
and the second one is CuSO4. If 9.85 gram of gold was deposited, 9.85 ग्राम गोल्ड डिपॉजिट हो रहा है, तो उसी टाइम और उसी करंट पे कितना कॉपर डिपॉजिट होगा ये पूछ रहा है। यहाँ पे मेंशन है Au का एटॉमिक मास 197 और कॉपर का 63.5, तो इन दोनों को यूज कर लेना है। तो चलिए, अमाउंट ऑफ Au बाई अमाउंट ऑफ Cu इक्वल टू हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ Au बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu। अब इसका दे दिया है 9.85 और इसका बताना है। इक्विवेलेंट ऑफ Au लिखोगे तो आपको लिखना होगा 197 डिवाइडेड बाई इसका वैलेंसी फैक्टर, और Au का वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। कॉपर का नीचे यूज करना है 63.5 और इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 2, इसी को यूज कर लेना है। अब यहाँ से लिखेंगे हम लोग 9.85 बाई W इक्वल टू 197 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 3। तो W इक्वल टू आ जाएगा 9.85 इंटू 63.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 197 इंटू 2, और इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलता है 4.76 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।